नए चैप्टर का नाम लिखो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का क्या मतलब है? देखो जी, फर्स्ट पॉइंट, वाइडर सेंस इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब एक वाइडर सेंस है, मतलब जो आप सोच रहे हो मन में वो नहीं है, उससे बहुत बड़ा है। दूसरा पॉइंट, इट इज अ प्रोसेस बाय विच मैन यूटिलाइजेस या ब्रैकेट में कन्वर्ट्स द रिसोर्सेज ऑफ नेचर so as to make them satisfy human wants. So as to make them satisfy human wants. तो इसमें आपको यूटिलाइजेस को हाईलाइट करना है और ह्यूमन वांट्स को। ठीक है, तो अभी आप लिखो, फिर समझाता हूँ। उसके बाद थर्ड पॉइंट, मेकिंग ऑफ चेयर। आपने कुर्सी बनाई और थोड़ी सी जगह छोड़ के सर्विसेज ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर कुर्सी बनाना और डॉक्टर का इलाज करना दोनों ही क्या कंसिडर किए जाते हैं? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन वर्ड सुनकर वैसे बच्चे के मन में लगता है डब्बे बनाना, है ना, प्रोडक्शन मतलब डब्बे बन रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब वाइडर है। तो जो आप मन में सोचते हो उससे बहुत बड़ा मतलब होता है यहाँ पे। तो प्रोडक्शन का मतलब ये है कि इंसान नेचर के रिसोर्सेज को कन्वर्ट करे, यूटिलाइज करे ह्यूमन इच्छाओं को पूरा करने के, वो प्रोडक्शन है। तो लाइक बहुत बड़ा मीनिंग बन गया प्रोडक्शन का। तो अगर कोई व्यक्ति कुर्सी बनाता है वो भी प्रोडक्शन है, और अगर डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन एक वाइडर टर्म है, ज़्यादा बड़ा मतलब हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज क्रिएशन या ऑब्लिक करके एडिशन ऑफ यूटिलिटी। तो इस पूरी बात को हाईलाइट कर लेना। तो प्रोडक्शन का अगर आपको अच्छे से मतलब समझना हो इकोनॉमिक्स में, तो आप ये वाली लाइन याद रखना कि भाई यूटिलिटी के क्रिएशन को प्रोडक्शन कहते हैं। तो अगर कुछ भी यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, कोई भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो हम कह रहे हैं इकोनॉमिक्स में कि प्रोडक्शन हो रहा है। दैट इज प्रोडक्शन इज नथिंग। प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज इन फॉर्म ऑफ डैश एंड डैश। तो डैश एंड डैश आप बताओ। प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, सिर्फ यूटिलिटीज क्रिएट करने को प्रोडक्शन कहते हैं। किस फॉर्म में? गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही। तो डब्बे भी बनेंगे और सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी, तो ये सब प्रोडक्शन ही होगा। तो इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो प्रोडक्शन मतलब एक ये मतलब हो गया। उसके बाद ये अगला पॉइंट, प्रोडक्शन डज नॉट मीन क्रिएशन ऑफ मैटर। ब्रैकेट में लिखना है दैट इज मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर। दैट इज मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर। एग्जाम्पल, मैन कैन क्रिएट टेबल कॉमा बट नॉट वुड। वुड पे सितारा लगा लेना। मैन कैन क्रिएट टेबल बट नॉट वुड। अब उस सितारे का लिंक लिखना। उस सितारे का लिंक है मैटर। तो सर ये क्या पहेलियां हो जा रहे हो आप? तो इंसान जो है वो मैटर क्रिएट नहीं कर सकता, ये इसमें बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। आप लकड़ी क्रिएट नहीं कर सकते, आप लकड़ी क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन आप लकड़ी से यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हो। उसको टेबल बना दो, चेयर बना दो, कुछ और बना दो, बैठने का फर्नीचर बना दो। तो मैन कैन क्रिएट टेबल। आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप लकड़ी क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब आप मैटर क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैटर जो है वो तो नेचुरल रिसोर्स है, वो तो प्रकृति हमें प्रदान करती है। हम सिर्फ उस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं, बेहतर यूटिलिटी कर सकते हैं, है ना। जैसे आपके साथ भी है। तो कुदरत ने आपको जो धरती पर भेजा बनाकर, तो आप एक तरह से कुदरत का करिश्मा हो। अब आप अपने जीवन को किस ओर ढालोगे, वो यूटिलिटी क्रिएट करना आपका काम है। तो आप पैदा हुए किस घर में, वो आपके कंट्रोल में नहीं था। आप अमीर परिवार से हो, गरीब परिवार से हो, वो आपके कंट्रोल में नहीं था। आप गोरे हो, काले हो, वो आपके कंट्रोल में नहीं था। बात समझ आ रही है ना। वो तो क्रिएशन किसने करी? गॉड ने। लेकिन अब आप जो भी हो उससे आप अपनी यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हो। वो आपके हाथ में कि आप कितनी अच्छी पढ़ाई करोगे, कुछ भी कितना अच्छा करके आगे बेस्ट से बेस्ट बन सकते हो। तो वही चीज प्रोडक्शन में यहाँ पर हो गई। तो इंसान मैटर क्रिएट नहीं कर सकता, बस उसकी यूटिलिटी बना सकता है जितना बेहतर हो सके। अगला पॉइंट, प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, है ना। तो ये तो अभी पढ़ लिया वैसे। प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो इसमें आपको यूटिलिटी पर बादल बनाना है और इसमें 4 बाइफर्केशन करने हैं यूटिलिटी में।
तो प्रोडक्शन की परिभाषा को समझते समय हम यूटिलिटी को 4 तरह से देखते हैं। पहले को बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी, दूसरे को बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी, तीसरे को बोलते हैं टाइम यूटिलिटी और चौथे को बोलते हैं पर्सनल यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पर्सनल यूटिलिटी। तो 4 प्रकार की यूटिलिटी मतलब हम कवर करते हैं जब हम प्रोडक्शन की यूटिलिटी की बात करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो भाई जैसे आपने शीप पकड़ के, शीप को हिंदी में क्या बोलते हैं? भेड़। हाँ, भेड़ को पकड़ के उसके बाल निकाल लिए, तो इसका मतलब आपने क्या निकाल ली? ऊन निकाल ली, वूल निकाल ली। अब उस वूल का आप आकार बदल दोगे और उस ऊन से आप बना दोगे एक फुल बाजू वाला स्वेटर, क्योंकि सर्दी आने वाली है। तो आपने एक स्वेटर बना दिया, तो आपने उस ऊन का क्या करा? उस भेड़ के बालों का क्या करा? उसका आकार बदल दिया। तो जब आप आकार बदल देते हो तो उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी, क्योंकि फॉर्म का मतलब है आकार। तो आपने भेड़ के बाल को स्वेटर बना दिया, तो आपने उसका आकार बदल दिया, फॉर्म यूटिलिटी। अब ये स्वेटर तो बना फैक्ट्री में, लेकिन आप कहाँ बैठे हो? सर हम तो अपने घर में बैठे हैं। तो स्वेटर फैक्ट्री से निकल के आपके घर तक आएगा। अब वो हो सकता है बीच में चेन लंबी हो कि भाई पहले फैक्ट्री से निकल के मॉल तक पहुंचा, मॉल से दुकान में पहुंचा, आप दुकान गए, आपने दुकानदार को पैसे दिए, दुकान से स्वेटर खरीद के घर आ गए, अल्टीमेटली तो घर तक पहुंच गया ना मतलब। तो इस स्वेटर ने अपनी जगह भी बदल ली, तो इस यूटिलिटी को नाम दे दिया प्लेस यूटिलिटी। तो मतलब स्वेटर जो है उसकी यूटिलिटी आपके घर पर है इस समय, क्योंकि आप घर पे पहन के बैठे हो। अच्छा, अब घर पे तो सर स्वेटर अभी रखा हुआ है, लेकिन अभी तो सर गर्मियां चल रही हैं, तो अभी आप स्वेटर पहन के आए हो? अभी आज अभी तो नहीं पहना ना स्वेटर, स्वेटर तो आपके घर में अलमारी में रखा है। अब ये स्वेटर अब कब निकलेगा आपकी अलमारी से बाहर? सर्दियों में टाइम पर निकलेगा। तो इसका मतलब स्वेटर की यूटिलिटी समय पर भी बेस्ड है, इसको नाम दे दिया टाइम यूटिलिटी। तो आप स्वेटर गर्मियों में पहन के घूमोगे नहीं, सर्दियों में पहन के घूमोगे, तो ये हो गई टाइम यूटिलिटी। अब इस पूरी कार्यक्रम मतलब भेड़ के बाल निकालने से लेकर फिर फैक्ट्री में स्वेटर बना, फिर ड्राइवर ने ट्रक चलाया, वो मॉल में आया, मॉल में चपरासी ने दरवाजा खोला, आप रिक्शा से दुकान गए, फिर दुकानदार ने आपको स्वेटर दिया। मतलब इस पूरी कहानी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, पर्सनल इन्वॉल्व होंगे, पर्सन इन्वॉल्व होंगे। तो बस उन सारे लोगों ने भी तो कहीं ना कहीं अपना अपना योगदान दिया, तो उसको नाम दे दिया पर्सनल यूटिलिटी। तो ये लोगों का जो बीच बीच में छोटा छोटा योगदान आया, तो दैट इज ऑल्सो यूटिलिटी, पर्सनल यूटिलिटी। तो क्लियर हो गया कहानी? तो ये यूटिलिटी के 4 प्रकार होते हैं, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी या पर्सनल यूटिलिटी। चलो, तो ये तो था जी आपका पहला पॉइंट, जिसका नाम था क्या? प्रोडक्शन। तो जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो इन बातों से हो रहा है, प्रोडक्शन। अब इसके बाद जी नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पर मतलब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पक्की बात है, इस चैप्टर में से अगर आता है तो। नंबर 2 का नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है ना? प्रोडक्शन करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये बचपन में वैसे बच्चे को पढ़ाए जाते हैं, 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो बेसिकली वही हम करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग नहीं, पहले लिख लो चलो नाम। तो पहले चारों के नाम लिख लो, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसमें लैंड और लेबर इन दोनों को बोलते हैं प्राइमरी या ओरिजिनल फैक्टर। प्राइमरी या ओरिजिनल फैक्टर मतलब ये बिल्कुल मूल है, ये बहुत जरूरी है। वैसे तो 4 ही जरूरी हैं, लेकिन ये प्राइमरी फैक्टर हो गए कि भाई ये तो सबसे पहले आपको ढूंढने पड़ेंगे, ये तो चाहिए ही चाहिए। कैपिटल का घर का नाम होता है, इसकी मम्मी इसको घर में प्यार से बुलाती हैं प्रोड्यूस फैक्टर। प्रोड्यूस फैक्टर क्योंकि इसे इंसान ने प्रोड्यूस करा है, इसे इंसान ने बनाया है, और इसे हम अपनी इच्छा अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं, है ना? लैंड भी आप पढ़ोगे, लैंड आपकी इच्छा अनुसार नहीं चलेगी, है ना? लेबर भी आपकी इच्छा अनुसार बनेगा नहीं, लेबर भी वो भी नेचर का एक तरह से पार्ट कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन कैपिटल जो है वो पूरी तरह से प्रोड्यूस फैक्टर है, मतलब वो बनाया गया और हम चाहे अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा फैक्टर है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोड्यूस फैक्टर, मतलब बनाया गया है। तो हमें इन चारों के बारे में वन बाय वन पढ़ना है, तो आप पहले मेन हेडिंग डाल सकते हो। तो सबसे पहले हम पहले फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ये फैक्टर का नाम है लैंड। तो आप सेंटर ऑफ द पेज चाहे बड़ी सी हेडिंग डाल दो, लैंड। चलो, तो लैंड के बारे में जो आपके मन में इस समय विचार है वो गलत है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है वाइडर सेंस। तो लैंड वर्ड सुन के बच्चे को मतलब क्या लगता है? लैंड मतलब जमीन, है ना? तो बस वही नहीं सोचना आपको जमीन, क्योंकि इकोनॉमिक्स में लैंड वर्ड का मतलब बहुत वाइडर टर्म है। यानी कि आप लिखो ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ क्या? नेचर। नेचर के जितने भी फ्री गिफ्ट्स आपको मिले हुए हैं वो सब लैंड बोलते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स में हम उसे, है ना, ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, सॉइल, वाटर, एयर और क्या, माउंटेन्स, रिवर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जो भी प्रकृति की तरफ से आपको मुफ्त में चीजें मिली हुई हैं उन सब चीजों को लैंड बोलते हैं, है ना? तो इकोनॉमिक्स में बड़ा मतलब है लैंड का, खाली यानी कि जमीन। तो इकोनॉमिक्स में लैंड मतलब एक सारे नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल चीजें जो हमें मिली हुई हैं। सेकंड पॉइंट, कैन नॉट बी क्रिएटेड। क्या आप हवा क्रिएट कर सकते हो? मिट्टी, पानी? मतलब नहीं कर सकते। वैसे सोचे तो हम इंसान है तो हम लैंड को क्रिएट नहीं कर सकते, इसीलिए प्रोड्यूस फैक्टर नहीं है ये। कैन नॉट बी क्रिएटेड, कॉमा, नॉर डिस्ट्रॉयड। और आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, हालांकि वैसे कर तो रहे हो आजकल आप, है ना? आपने पहाड़ भी काट हटा दिए, जंगल भी काट दिए, नदियां भी दूषित कर दी, कर तो रहे हो वैसे, लेकिन वैसे कहने के लिए हम कहते हैं कि भाई ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है इनको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते।
ठीक है, तो ये इसका फीचर होता है, तो कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, इट्स यूजफुलनेस डिपेंड्स ऑन, बताओ इसकी यूजफुलनेस किस पर निर्भर करती है। अब मान लो नदी है एक, अब भाई हो सकता है आपने अपने दोस्त को नदी में डुबा के मार दिया, तो ये भी एक नदी का आपने उपयोग करा है ना, ये भी एक नदी का उपयोग है। अब हो सकता है कोई दूसरे बच्चे ने नदी से पानी भरा और कहीं गया और उसने पौधों को पानी दिया, वो भी एक नदी का पानी का उपयोग है। तो भाई नदी तो अपनी जगह ठीक है ना, नदी को तो नहीं कह सकते कि भाई नदी का दोष है, तो नदी है, रिवर तो रिवर है। अब रिवर की यूटिलिटी, रिवर की यूजफुलनेस किस पर निर्भर करती है, आप बेसिकली, है ना। तो इसको बोलते हैं इट्स यूजफुलनेस डिपेंड्स ऑन ह्यूमन एफर्ट्स। तो एक तरह से नेचुरल रिसोर्स तो अपनी जगह है, वो तो जो है वो है, अब उसका उपयोग आपके हाथों में है, अच्छा करेंगे तो भी, बुरा करेंगे तो भी। तो इट्स यूजफुलनेस डिपेंड्स ऑन ह्यूमन एफर्ट्स। अगला पॉइंट, पैसिव फैक्टर। तो लैंड एक पैसिव फैक्टर है, ब्रैकेट में लिख सकते हो दैट इज नॉट एक्टिव, दैट इज नॉट एक्टिव। ये एक्टिव फैक्टर नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि नदी है, पहाड़ है या जंगल है, ये अपने आप तो काम करेंगे नहीं, अपने आप तो प्रोडक्शन करेंगे नहीं, तो ये पैसिव फैक्टर है, आपको इन पे एफर्ट डालना पड़ेगा। तो इसीलिए लैंड जो है वो एक पैसिव फैक्टर है, वो तो अपनी जगह बैठी रहेगी, अगर आप कुछ करोगे तो यूजफुलनेस निकलेगी, नहीं तो नहीं, अन्यथा नहीं निकलेगी। अगला पॉइंट, हीट्रोजीनियस। तो हीट्रोजीनियस का मतलब जो सिमिलर आइडेंटिकल ना हो, मतलब अलग अलग। भैया एक बरगद का पेड़ भी होता है ना, और एक वो अपना दूसरा पतला वाला सा भी होता है अपना। तो मतलब नेचुरल रिसोर्स जो है ऐसा तो नहीं कि सारे सेम होंगे, सारी नदियां सेम होंगी, सारे पेड़ सेम होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, तो हीट्रोजीनियस। उसके बाद लैंड कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो नेचुरल रिसोर्स को आप शिफ्ट भी नहीं कर सकते। अब आप सोचो चलो भाई हिमालय पर्वत को तमिलनाडु ले चलते हैं, तो हालांकि क्या पता भविष्य में ये भी होना शुरू हो जाए। वैसे पता है आपको यूएस में ये सब कॉन्सेप्ट आ चुके हैं पोर्टेबल घर का, तो और होने को ये भी पता चला हो जाए, लेकिन तब ये फीचर हटवा देंगे तब, अगर जीवित रहे तब तक। लेकिन फिलहाल नेचुरल रिसोर्स के बारे में फीचर है कि भाई इट कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, तो ये शिफ्ट नहीं कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ लैंड इज। तो ये बड़ा लिखना है, तो क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में, तो बताओ क्या लिखें। हाँ, इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ये इकोनॉमिक्स की मतलब टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सही वर्ड है। तो सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब परफेक्टली इनइलास्टिक कहने का मतलब उसका क्या है, दैट इज फिक्स्ड, नो चेंज, बस जितनी है उतनी रहेगी, है ना, फिक्स्ड या कांस्टेंट, बिल्कुल परमानेंट है। तो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हैं, अब हिमालय पर्वत जो है वो है, ऐसा तो नहीं कि आज 2 हैं कल 5 हो गए फिर 10 हो गए, या नदियां जो हैं वो हैं, तो ये इनकी सप्लाई जो है वो एक तरह से परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी कि फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो ये जितने हैं उतने ही रहेंगे, बढ़ेंगे। चलो, तो ये क्लियर हो गई लैंड के बारे में, तो ये सारे फीचर थे लैंड के। अब अगली हेडिंग डाल लो, नंबर बी। दूसरा फैक्टर कौन सा है, लेबर, मजदूर। तो लेबर में आप ये बताओ कि क्या मैं लेबर में हूं, क्या जो बाहर मजदूर तसले ढो रहा है वो लेबर में है, ओके। तो इसका मतलब लेबर का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे मेंटल या कोई व्यक्ति चाहे फिजिकल एक्सर्शन कर रहा हो तो वो लेबर में माना जाता है। लेबर की परिभाषा यही होती है कि मेंटल एज वेल एज फिजिकल एक्सर्शन। तो एक्सर्शन वर्ड का मतलब होता है एक तरह से एफर्ट, एक्सर्शन मतलब है एफर्ट, मेहनत कह लो चाहे। तो अगर कोई भी मेंटल एफर्ट लग रहा है या कोई भी फिजिकल एफर्ट लग रहा है, वो दोनों ही लेबर की गिनती में आ जाते हैं। अब ये किस लिए लग रहा है एफर्ट, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमी में लेबर उसे कहा जाता है जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए मेंटल या फिजिकल एफर्ट लगा रहा हो। उसके बाद जी अगला पॉइंट, इट इज एन एक्टिव फैक्टर। अब ये पैसिव फैक्टर नहीं है, लेबर का तो मतलब ही खुद है ना मेहनत, तो मतलब ये एक्टिव फैक्टर है, तो मेहनत कर रहा है, ये बैठा नहीं है खाली, तो लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, इट मे नॉट बी प्रोडक्टिव। ये एक अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। लेबर जरूरी नहीं है कि प्रोडक्टिव ही हो। अब आप दीवार पे सर मार रहे हो कि भाई सर हम तो मेहनत कर रहे हैं, तो भाई ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप प्रोडक्टिव जरूरी तो नहीं है कि हो। तो लेबर में नॉट बी प्रोडक्टिव, ये भी हो सकती है बात कि लेबर तो हो, आप एफर्ट तो डाल रहे हो, लेकिन वो एफर्ट जो आप डाल रहे हो वो प्रोडक्टिव नहीं, आपने डब्बा एक नहीं बनाया, सर्विस आपने एक नहीं दी, तो वो भी हो सकता है। तो इट मे बी मतलब इट मे नॉट बी प्रोडक्टिव। अगला पॉइंट, वर्क डन फॉर सेक ऑफ प्लेजर और लव। अब आप कोई कार्य करते हैं, ठीक है ना, या तो प्यार में या अफेक्शन में, तो क्या उसे आप लेबर कहेंगे, नहीं कहेंगे, है ना, नॉट लेबर। इंटेंशन नहीं है क्योंकि पैसे कमाने की, है ना। तो इसमें किताब में एक एग्जांपल दे रखा है हाउसवाइफ, तो हम भी वही लिख लेते हैं हाउसवाइफ का एग्जांपल।
तो वो जो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन काम कर रही है हाउसवाइफ, वो इकोनॉमिक्स की परिभाषा में लेबर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो कोई मोटिव तो है नहीं गुड सर्विसेज बनाकर बेचने का, वो तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कार्य कर रही है। लेकिन वर्क डन फॉर मनी, पैसे के लिए अगर आप कार्य कर रहे हो तो फिर वो लेबर है। तो किताब में एग्जांपल दे रखा है हाउस हेल्प। तो अगर कोई हाउस हेल्प है जो घर में आपके काम कर रहा है या कर रही है पैसों के लिए, तो वो आप कहोगे कि लेबर है। तो मतलब ये बेसिकली लेबर की परिभाषा कवर हो गई। अगला पॉइंट, सबसे बढ़िया पॉइंट, लेबर जो है वो है क्या? पेरिशेबल। बिल्कुल सही, पेरिशेबल। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि लेबर इज पेरिशेबल, दैट इज ए लेबरर कैन नॉट स्टोर हिज लेबर फॉर टुमारोज वर्क, है ना, जो आप करते हो। भाई आज 8 घंटे पढ़ना है, सर आज तो मस्ती कर ली, कल पढ़ूंगा। अच्छा कल भी मस्ती कर ली, तो कल के भी गए 8 घंटे। अब आपने सोचा चलो अब आज तो मैं 24 घंटे ही पढ़ लूंगा, ताकि पुराने वाले जो मैंने घंटे मतलब नहीं पढ़े वो मैंने सेव कर रखे हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, मतलब पॉसिबल नहीं। तो सेम चीज लेबर के साथ भी, लेबर सोचे कि भाई मैं आज काम नहीं करूंगा, आज 10 घंटे काम नहीं करूंगा, कल भी 10 घंटे काम नहीं करूंगा, परसों भी नहीं करूंगा, और सोचे चलो 4 दिन बाद एक ही दिन में इकट्ठे 30 घंटे काम कर लूंगा। चलो तो मतलब लेबर स्टोर नहीं करी जा सकती, लेबर अपनी मेहनत को स्टोर नहीं कर सकता। वो तो दिन बीत गया, अगर आपने मेहनत नहीं करी तो दिन बीत गया, मतलब इस समय की तरह एक तरह से, जो नष्ट हो गया तो नष्ट हो गया। इट इज पेरिशेबल, नष्ट हो जाएगा, समय के साथ नष्ट हो जाएगा, तो इट इज पेरिशेबल। उसके बाद अगला पॉइंट, लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर। तो ये तो आपको पता ही है। तो ये एक जनरल फीचर जुड़ा हुआ होता है लेबर के साथ कि लेबर की बार्गेनिंग पावर पुअर होती है ना, मजदूर की। तो ये तो समझ गए, पुअर बार्गेनिंग पावर मतलब वो कंट्रोल नहीं कर सकता दाम को या प्राइस को, उसको बल्कि एक्सप्लॉइट करते हैं लोग, कहते हैं कि देखो करना है कर लो, नहीं तो दूसरा पकड़ लेंगे। तो बेसिकली लेबर के पास बार्गेनिंग पावर थोड़ी कम होती है, पुअर होती है। अगला पॉइंट, लेबर इज मोबाइल। तो सर कौन सा मोबाइल? आईफोन। हाँ, तो ये मोबाइल का मतलब है कि लेबर इज मोबाइल, मतलब वो मूवेबल है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो लेबर एक ऐसा फैक्टर है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लैंड नहीं जा सकता। हिमालय पर्वत आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, लेकिन अगर कोई मजदूर है वो चाहे तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर जा सकता है, तो वो लेबर इज मोबाइल। और आखिरी पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, इसका नाम है सप्लाई ऑफ लेबर एंड वेज रेट रिलेशन। तो इसमें आपको मजदूर की मानसिकता के बारे में बताया जाएगा। तो देखो भाई, मान लेते हैं मजदूर की दिहाड़ी बढ़ी, वेज रेट बढ़े, तो मजदूर कहेगा कि मैं अब 8 की बजाय 10 घंटे काम करूंगा साहब। फिर हमने मजदूर की और दिहाड़ी बढ़ा दी, तो मजदूर कहेगा चलो 10 की बजाय मैं 14 घंटे काम कर लूंगा साहब। तो जैसे जैसे आप उसकी दिहाड़ी बढ़ाते हो, मतलब वेज रेट बढ़ाते हो, वैसे वैसे मजदूर अपना जो मेहनताना है, मतलब मेहनत है, लेबर है, उसकी सप्लाई क्या करता है? बढ़ा देता है। अब दिन में तो 24 घंटे ही हैं, तो पहले वो 8 घंटे काम करता था, 16 घंटे मस्ती करता था। फिर आपने उसकी दिहाड़ी बढ़ाई तो वो 10 घंटे काम करने लगा, 14 घंटे मस्ती करने लगा। फिर आपने उसकी दिहाड़ी और बढ़ाई तो अब वो 14 घंटे काम करता है, 10 घंटे मस्ती करता है। तो जैसे जैसे मतलब वो लेबर की सप्लाई बढ़ाता रहता है, तो साथ ही साथ जो उसका मस्ती का समय है यानी लेजर टाइम, वो क्या होता रहता है? कम होता रहता है, क्योंकि वो अपनी मेहनत ज्यादा कर रहा है। तो जैसे जैसे आपके साथ भी पढ़ाई ज्यादा करते रहोगे आप, तो आपकी मस्ती का समय ऑटोमेटिकली दिन में कमी होगा, फिर क्योंकि आप पढ़ाई ज्यादा कर रहे हो तो मस्ती का समय कम हो गया, लेजर टाइम, जैसे अभी हो रहा है। परंतु बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट, तो आपको क्या आता है कुछ समय के बाद? भाड़ में क्या सब। अब यही करते हैं, जीवन में आए किसने? जीवन, जिंदगी काटनी थोड़ी ना, जिंदगी तो जीनी है, जीनी है जिंदगी। तो अब आपको भी तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद लगता है कि ये ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो मजदूर को भी लगता है आफ्टर सर्टेन पॉइंट। मजदूर क्या सोचता है? अब लिखो आफ्टर सर्टेन पॉइंट, इवन इफ आप उसका वेज रेट अगर बढ़ा भी दोगे, आप कहोगे मजदूर को मैं और पैसे दूंगा, मान लो मैं आपको और लालच दूंगा, आप जल्दी से ये बनोगे, अब 22 घंटे पढ़ो, तो आप कहोगे चल रहने दो बस अब। तो एक पॉइंट पे आप भी रुक जाओगे ना। तो वही चीज मजदूर के साथ हो रही है। तो इवन आफ्टर सर्टेन पॉइंट, इवन इफ वेज रेट इंक्रीज भी कर दोगे, तो लिखना है बट सप्लाई ऑफ लेबर डज नॉट इंक्रीज एंड दे प्रेफर लेजर टाइम। वो कहते हैं बस रहने दो, अब इससे ज्यादा हम नहीं मेहनत करेंगे, हमें मस्ती ही करनी है। तो अगर मैं ज्यादा वेजेस भी बढ़ा दूंगा तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो मस्ती अपनी नहीं छोड़ेंगे, वो मस्ती को ही प्रेफर करेंगे कि कहीं कुछ मस्ती भी करनी दो हमें, तो फिर वो लेबर की सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे। और उल्टा मतलब अगर थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलो, बस ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो ये आप चैपक से मिले ना। इनफैक्ट कई बारी तो वो इस मुकाम पर पहुंच जाता है मजदूर, उसको इतने पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, वो उल्टा करता है, कहता है कि और पैसे दोगे तो अब तो मैं कम काम करूंगा और अब तो मस्ती का टाइम जो है उसे ज्यादा करूंगा, है ना। तो आपके साथ भी होगा जीवन में, मान लो आपको ज्यादा पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे जब आप, तो आपके मन में भी विचार आएगा कि चलो मेहनत कम और मस्ती ज्यादा, यही होगा ना। तो ये मजदूर की भी साइकोलॉजी है। तो शुरू में मजदूर ज्यादा पैसों को देखकर सप्लाई ज्यादा करता है, मस्ती कम करता है, लेकिन एक पॉइंट पे आके उसको ये फील होता है कि भाई अब वेज रेट अगर बढ़ भी गए तो मैं और सप्लाई नहीं बढ़ाऊंगा, मैं मस्ती का टाइम भी अपना रखूंगा। और कई बार तो उल्टा भी कर देता है वो ज्यादा पैसे बढ़ने पर। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? देयरफॉर
तो देयरफॉर अभी लिखते हैं, पहले एक चित्र बनाते हैं थोड़ा सा राइट तरफ। तो एक्स एक्सिस पर अगर मैं लिखूं सप्लाई ऑफ लेबर और वाई एक्सिस पर अगर मैं लिखूं वेज रेट, तो इसका अगर हमने को रिलेशन कर्व पर बनाना हो, जो बात हमने पढ़ी, तो शुरू में जैसे जैसे वेज रेट बढ़ेगी वैसे वैसे वो सप्लाई बढ़ाएगा, जैसे जैसे वेज रेट बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई बढ़ाएगा, जैसे जैसे वेज रेट बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई बढ़ाएगा। अब वो कह रहा है बस अब तुम अगर वेज रेट बढ़ाते भी रहोगे ना तो बढ़ाते रहो, कह रहा मैं सप्लाई नहीं बढ़ाऊंगा, बढ़ाते रहो, कह रहा मैं नहीं बढ़ाऊंगा सप्लाई, मुझे मस्ती करनी है। और आपने अगर और बढ़ाते गए कि हम तो और बढ़ा रहे हैं तुम्हारी वेजेस, तो फिर तो वो उल्टा करता है, कह रहा अच्छा और पैसे मिल रहे हैं, कह रहा तुम्हें सप्लाई कम करूंगा, मस्ती ज्यादा, सप्लाई कम मस्ती ज्यादा, सप्लाई कम मस्ती ज्यादा। तो बेसिकली इस तरह का कर्व बन जाएगा। समझ आया इकोनॉमिक्स के रिलेशन से की तरह, एक तरह लेकिन नाम भी देंगे उसको। तो बेसिकली लेबर की सप्लाई का कर्व ऐसा होता है, हाँ बैकवर्ड बेंडिंग बोलते हैं इसको। तो ये देयरफॉर में हमको यही लिखना था बेसिकली कि देयरफॉर बैकवर्ड बेंडिंग कर्व, बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। तो मजदूर की सप्लाई का जो कर्व है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, इस प्रकार का बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। तो ये कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो बच्चा तो जोश जोश में सप्लाई कर्व देखा, अपवर्ड स्लोपिंग वर्ड देखा और टिक करके यस करके आ जाता है। तो लेबर की सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग नहीं है कर्व, बात समझ रहे? लेबर की सप्लाई कर्व बैकवर्ड बेंडिंग है। हाँ तो वही तो बात हुई कि इसका मतलब वो पहले जितना काम कर रहा था, तो अब अगर उसको पैसे ज्यादा भी मिल गए, मान लो जैसे वो 100 रुपए पर कितने घंटे काम करता था, मान लो वो करता था 8 घंटे काम, तो आपने उसकी दिहाड़ी बढ़ा के कर दिया 150 रुपए, तो अभी भी वो कह रहा है कि मैं तो अभी भी कितने घंटे काम करूँ, 8 घंटे का। बाकी ये उल फिजूल बातें देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको इसमें तकलीफें हो रही हैं तो ये मेरी बात, ये मेरी थ्योरीज नहीं है, तो सब प्राचीन काल के विद्वान अर्थशास्त्री कह के चले गए। अब कल को जब आप बहुत बड़े विद्वान बन जाओगे और आपको लगेगा कि भाई ये बातें बेकार है, तो आप अपनी थ्योरीज निकालना, फिर हम अगले बैचेस के बच्चों को आपकी बातें बढ़ाया करेंगे। अभी तो हमारी मजबूरी है, तो जो पुराने कह गए वही करना है। तो ये साइकोलॉजी अब इसमें ऐसे नहीं कि बिल्कुल ये हर आदमी में फिट होगी। अब घर जाके आप पापा से कहोगे पापा बताओ कि आपको कितनी दिहाड़ी मिलती है, कितने घंटे आप काम कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है, तो एक लॉज है साइकोलॉजिकल की चलता है। तो बेसिकली लेबर का सप्लाई कर्व बस हमें ध्यान रखना है कि वो अपवर्ड स्लोपिंग नहीं है, नॉट अपवर्ड स्लोपिंग। चलो तो ये हो गया जी, कौन सा फैक्टर, लेबर। तो 2 फैक्टर हो गए कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद नंबर सी, तीसरा फैक्टर कौन सा है, कैपिटल। तो नंबर सी का नाम लिखते हैं पेज के बीचों बीच, कैपिटल। बताओ कैपिटल की मम्मी घर में उसको किस नाम से बुलाती हैं, प्रोड्यूस फैक्टर, है ना, ऊपर लिखा था पहले प्रोड्यूस फैक्टर। चलो तो इसके बारे में लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो आपको एक गोला बनाना है, उस गोले के अंदर एक और गोला बनाना है, अंदर वाले गोले को एक डिजाइन दे दो। तो जो बाहरी बड़ा गोला है उसे आपको नाम देना है वेल्थ, और अंदर जो डिजाइनर छोटा गोला है उसे आपको नाम देना है, मतलब थोड़ी देर में नाम देंगे, इसमें लिखना है यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। तो इस डिजाइनर लाल गोले को क्या कहेंगे, कैपिटल। तो कैपिटल और वेल्थ क्योंकि काफी बच्चों को मन में लगता है, तो एक ही बात है ना। नहीं वेल्थ तो इनकम है ही नहीं, वेल्थ तो मतलब हो गया पूंजी। तो मैं ऐसे एक मनगढ़ंत एग्जांपल दे देता हूं, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो मान लेते हैं कि भाई वेल्थ किसे कहते हैं, तो पहले वेल्थ बताता हूं। वेल्थ का मतलब तो हो गया कि भाई देखो आपके पास एक 20 करोड़ का विला है, ठीक है, आप उसमें रहते हो, आपके पास एक 50 करोड़ की गाड़ी है, रोल्स रॉयस, ठीक है, आपकी एक 1500 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगी हुई है कहीं पर, आपके पास 20,000 करोड़ रुपए का सोना रखा हुआ है घर पे, 1 लाख करोड़ रुपए आप तकिए के नीचे कैश रख के सोते हो। तो बस अब बताओ ये सारी चीजें अगर एकत्रित कर ले जाए, ये सब क्या हो गया, वेल्थ हो गया, बड़ा गोला हो गया, ठीक है ना। अब आपका दिमाग चल रहा है, आप सोच रहे हो कि अब मैं इतनी पूंजी से कुछ ऐसा मैं क्या कर डालूं ताकि मैं इस पूंजी को और बढ़ा सकूं, इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही। तो आपने अपनी फैक्ट्री में 1500 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। अब फैक्ट्री का काम क्या है, प्रोडक्शन करना, आपकी कमाई को बढ़ाना एक तरह से, क्योंकि बाकी चीजें आपकी कमाई नहीं बढ़ाएंगी। अब घर 20 करोड़ का है, वो तो 20 का है, 19 का भी हो सकता है, क्या पता भूकंप आए खत्म भी हो सकता है, मतलब कुछ नहीं हो सकता, उसकी श्योरिटी तो है नहीं। अब सोना रखा है, कैश रखा है, गाड़ी रखी है, वो क्या है, वो आइडल है प्रोडक्शन की नजर से। आइडल मतलब कि वो खाली है, बस पड़े हुए हैं। तो जितना पूंजी या जितनी पैसे आपने ऐसी जगह निवेश कर रखे हैं जो आपकी कमाई को और बढ़ाएं, जो आपकी वेल्थ को और बढ़ाएं, उसे बोलते हैं कैपिटल। ये मतलब, तो जो बाहरी गोला है वो वेल्थ है। तो वेल्थ का मतलब तो हो गया एक तरह से वेल्थ। कैपिटल वो हो गई जो उस वेल्थ का पार्ट आप प्रोडक्शन में लगाते हो ताकि आपकी वेल्थ और बढ़े। फैक्ट्री आपने क्यों लगाई, ताकि आप कमाई करके अपनी वेल्थ को और बढ़ा कर सको, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो वो परिभाषा दे रखी है कि यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, दैट इज कैपिटल, है ना, तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। इनकम तो बहुत छोटी चीज हो गई। इनकम क्या हो गई, वर्ड इनकम भी है, चलो हालांकि उसका यहां पे रोल नहीं है। इनकम तो मतलब हो गया कि आपने मान लो 100 करोड़ रुपए की सेल करी,
और 99 करोड़ रुपए का आपका खर्चा हो गया, तो आपकी इनकम कितनी है? 1 करोड़। इनकम तो बस ये है। हाँ, तो इनकम तो बहुत एक छोटा पॉइंट है कि भाई इनकम। अच्छा, तो वेल्थ हो गई, वेल्थ के अंदर कैपिटल आ गया। दूसरा पॉइंट, इट इज अ रिजल्ट ऑफ, तो ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो कैपिटल होती है, जो आप निवेश करते हो, इन्वेस्ट करते हो, वो किसका रिजल्ट है? कहां से आते हैं पैसे आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए? सेविंग्स। तो इसीलिए इकोनॉमी में कहा भी जाता है, किसी को बताओ कि सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। भाई जो हम जैसे लोग बचत करते हैं ना, अभी मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, जो हम जैसे लोग जो बचत करते हैं, इकोनॉमी में वही बचत का पैसा मोबिलाइज होकर कोई बड़ा आदमी इन्वेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि हम सब अपना बचत का पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। बैंक वाला वही सारा पैसा दे देता है अंबानी जी को, और अंबानी जी उसको निवेश करते हैं। तो इकोनॉमी में सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो शायद आपने 12th में अगर पढ़ाओ, किसी को याद हो, कीन्स की थ्योरी में इक्विलिब्रियम में सिखाते हैं ना, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल जो है वो सेविंग का रिजल्ट है। हाँ, तीसरा पॉइंट, इट इज अ, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट है या स्टॉक कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम इसको मेजर करते हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम। और आप तो क्योंकि मुंशी भी हो अव्वल दर्जे के सारे बच्चे, तो आप देखते हो कि हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल को प्रेजेंट करते हैं, और बैलेंस शीट खुद एक पर्टिकुलर डेट की बनाई जाती है ना। तो इसीलिए कैपिटल जो है वो हमेशा एक क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो हम एक पर्टिकुलर डे की बताते हैं, वो फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगला पॉइंट, इफ सम रिसोर्सेज, ब्रैकेट में वेल्थ, ब्रैकेट क्लोज, आर लाइंग आइडल, देन these are not part of capital। तो ये मैंने आपको जो समझाया वो अंग्रेजी में दोबारा लिखवा दिया कि भाई अगर कुछ वेल्थ आपकी खाली पड़ी हुई है, आइडल पड़ी हुई है, तो उसे फिर हम कैपिटल नहीं कहेंगे, वो कैपिटल नहीं है। अगला पॉइंट, कैपिटल इज, फिर बड़ा बड़ा लिखना, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसीलिए इसकी मम्मी इसको घर में प्यार से क्या बुलाती हैं? प्रोड्यूस फैक्टर। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो इंसान खुद बनाता है, ये हमने बनाया है, हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, हमारे हाथ में। तो ये कैपिटल जो होती है, ये प्रोड्यूस्ड फैक्टर है, यानी कि प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन, एक ऐसा साधन है जो हमने बनाया है। उसके बाद अगला पॉइंट, अगले पॉइंट को आप पेज के बीच में लिखना, टाइप्स, प्रकार। तो कैपिटल के कितने प्रकार हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और बस 8 प्रकार हैं। ठीक है, तो पहले का नाम है फिक्स्ड, दूसरे का नाम है सर्कुलेटिंग। तो इन दोनों को एक साथ पढ़ना है आपको हमेशा, ठीक है, इन दोनों को एक साथ समझना है। उसके बाद तीसरे का नाम है रियल, चौथे का नाम है ह्यूमन, इन दोनों को एक साथ समझना है। उसके बाद पांचवे का नाम है टेंजिबल, और छठे का नाम है इनटेंजिबल, तो इन दोनों को भी एक साथ समझना है। उसके बाद सातवें का नाम है इंडिविजुअल, और आठवें का नाम है सोशल, है ना। तो बस ये एक छोटे छोटे एग्जांपल से आप समझ जाओगे, ज्यादा इनमें कोई अंग्रेजी नहीं लिखनी। तो फिक्स्ड, हाँ, वो टेंजिबल, वो अभी मैं बताता हूँ। टेंजिबल हो सकता है कि इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी लगे जो टेंजिबल में फिट हो जाए, लेकिन यहाँ पर हम क्राइटेरिया वाइज समझ रहे हैं। जैसे मान लो मैं एक टर्म समझाऊं टीचर, और एक टर्म समझाऊं परागुप्ता, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई टीचर तो मतलब परागुप्ता, टीचर एक टर्मिनोलॉजी हो गई, परागुप्ता एक अलग टर्मिनोलॉजी, व्यक्ति हो गए। तो ऐसी टेंजिबल जब समझेंगे तो मतलब वो उसका एक मीनिंग होगा। अब हो सकता है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी निकल जाए जो टेंजिबल हो, लेकिन हमको मीनिंग वाइज समझना है। तो जैसे जो पहला क्राइटेरिया कि भाई फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग, तो फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग पढ़ते समय हम बस बाकियों को भूल जाते हैं। तो कैपिटल फिक्स्ड भी हो सकती है, तो कोई फिक्स्ड कैपिटल का उदाहरण दो। जैसे हो गई जी मशीन, तो आपने बिजनेस में मशीनें लगा रखी हैं, अब ये मशीन आपको पैसा कमा के देंगी, तो ये हो गई फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन आपने बिजनेस में कुछ और भी लगा रखा है, मान लो आपने लगा रखा है रॉ मटेरियल, तो ये हर 2-2 दिन में बदलता रहेगा, ये तो चेंज होता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा, तो ये सर्कुलेटिंग हो। तो बस ये कहना चाहता है। तो बस जब हम ये दोनों पढ़ते हैं तो हम बाकियों को नहीं पढ़ते। अब ऐसे तो आप कहोगे सर ये तो दोनों टेंजिबल हैं, हम तो मशीन को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, रॉ मटेरियल को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो जब हम ये दोनों को पढ़ रहे हैं तो बस इन दोनों के मीनिंग को पढ़ रहे हैं, बाकियों को नहीं पढ़ रहे। अच्छा, दूसरा नजरिया, रियल और ह्यूमन। अब रियल का मतलब, तो रियल का मतलब हो गया यहां पर एक तरह से फिजिकल, ब्रैकेट में लिख सकते हो, जैसे मशीन, मशीन। और ह्यूमन का मतलब हो गया, अब आपने अपनी फैक्ट्री में पता है कौन लगा रखे हैं? लोग भी तो लगा रखे हैं, लेबर मैनेजर्स भी तो लगा रखे हैं, सीईओ भी तो काम कर रहा है, दिमाग लगा रहा है, तो वो फिजिकल नहीं है। तो ह्यूमन का मतलब हो गया ह्यूमन स्किल्स एंड एबिलिटी। तो ये कोई फिजिकल चीज नहीं है कि आप गए बाजार गए और दिमाग खरीद के ले आए, है ना। अगर मिलता तो कितना मजा आता। तो ह्यूमन स्किल्स एंड एबिलिटी, मैं खुद आइंस्टाइन का खरीदने जा रहा हूं, तो इनको हम देख नहीं सकते, मतलब ये हो गया एक तरह से ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन स्किल्स।
अच्छा, अब एक और नजरिया है, अगला है टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो ये तो मुझे लगता है आपको पता ही होगा। तो बिजनेस में मान लो हम टेंजिबल चीजें लगाते हैं, तो वो तो पता ही है आपको, मशीन वगैरह। बिजनेस में कुछ इंटेंजिबल चीजें भी हो सकती हैं, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब चीजें। तो ये हो गया एक और नजरिया टेंजिबल इंटेंजिबल तरीके से देखने का। तो ये नजरिए हैं अलग अलग। इसी प्रकार इंडिविजुअल, आप कह रहे हो ये फैक्ट्री मेरी है, ये मशीन मेरी है, ये रॉ मटेरियल मेरा है, ये पंखा मेरा है। तो इसका मतलब ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो, इंडिविजुअल कैपिटल की बात कर रहे हो। लेकिन जब आप बाहर निकले सड़क पर, तो आप कह सकते हो सड़क पर खड़े हो कि भाई ये सड़क मेरी है? नहीं कह सकते ना, आपको कोई मारेगा दो चप्पल। तो उसे हम बोलते हैं सोशल। तो सोशल का मतलब हो गया हमारी, सबकी। तो बस यही फर्क है। तो इंडिविजुअल मतलब मैं कह रहा हूँ मेरी फैक्ट्री, मेरी मशीन, मेरा रॉ मटेरियल, मेरी गुडविल, तो वो हो गया इंडिविजुअल कैपिटल। लेकिन अगर कुछ चीजें सामाजिक है जिसमें सबका अधिकार है, रोड्स, पार्क, तो वो हो गई सोशल कैपिटल। तो बस ये नजरिए हो गए। तो बेसिकली कैपिटल के अलग अलग नजरिए हो गए। अब इसी से निकला अगला पॉइंट, इसी कहानी के बाद अगले पॉइंट का नाम है कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू, बताओ क्या? तो ये मैं तो 12th में टैटू बनवाता था, बाकी मुझे नहीं पता कि कितनों के हाथों पे है वो टैटू। इन्वेस्टमेंट, हाँ जी। तो कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन को कहते हैं एक तरह से इन्वेस्टमेंट। तो मीनिंग भी छोटा सा लिख लो, दैट इज सस्टेन्ड इंक्रीज, दैट इज सस्टेन्ड इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल। मतलब कि वृद्धि होना एक तरह से। तो जैसे बहुत ही सिंपल से एग्जांपल भी लेके समझाता हूं। तो मान लेते हैं पहले आपके पास 2 मशीनें थी 20 करोड़ रुपए की, और अगले साल आपका दोस्त आया जब आपकी फैक्ट्री, तो अब आपके पास 5 मशीनें हो गई मान लेते हैं। और ये 5 मशीनें मान लेते हैं, ऐसे लिखा हूं कुछ भी, वैल्यू 50 करोड़ रुपए की। तो इसका मतलब कितनी वृद्धि हुई? 30 करोड़ की वृद्धि हुई। तो दैट मीन्स आपने कितना निवेश करा है? 30 करोड़ रुपए। यही तो मतलब हुआ ना इन्वेस्टमेंट का, कि पहले आपके पास 2 मशीनें थी 20 करोड़ की, अब आपके पास 5 मशीनें हैं 50 करोड़ की। दैट मींस आपने हाउ मच मनी यू हैव इन्वेस्टेड मोर? 30 करोड़। तो इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल में वृद्धि होना, इंक्रीज होना रियल कैपिटल में। तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। फिर इसी के बाद अगला पॉइंट है स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन की स्टेजेस क्या होती हैं? स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो पहली स्टेज है सेविंग्स। तो हम सब क्या करते हैं? बचत करते हैं। फिर वो सारा बचत का पैसा हम कहाँ रखते हैं? बैंक में। ये है स्टेज 2। अब हम सब लोग जो सारा पैसा बैंक में रखते हैं, यानी स्टेज 2, इसको एक इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी दी गई है, वो क्या? नहीं, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। तो ये लिखना है हमको, लाल रंग से लिख लेते हैं। इसे बोला जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मतलब भाई बैंक के पास तो लाखों हजारों करोड़ों कस्टमर होंगे ना अलग अलग। अब आपने अपने तकिए के नीचे 10 रुपए रख रखे हैं, उसने 5 रुपए रख रखे हैं, तो वो तो सेविंग्स हैं। अब जब इतने सारे लोगों के 5, 10, 100, 1000 रुपए मिलेंगे बैंक में आ गए, तो बैंक के पास एक तरह से पूरा, मतलब बैंक तो कुबेर बन गया, बिल्कुल धन हो गया उसके पास, इकट्ठा हो गया। तो बस वो धन का इकट्ठा होने को बोलते हैं अंग्रेजी में मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। तो ये स्टेप 2 हो गया। तो अब कुबेर का धन इस झोंपड़ी में आ चुका। तो तीसरा और आखिरी स्टेप क्या? इन्वेस्टमेंट। अब बैंक ये पैसा दे देगा अंबानी साहब को, और अंबानी साहब कर देंगे निवेश। तो कैपिटल फॉर्मेशन की बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। तो क्लियर होगी ना? चलो, तो मतलब यहां तक जो थे, ये थे हमारे कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।